तो दोस्तों, पुराने समय की बात है। वीरपुर नगर के राजा वीर सिंह राज करते थे। राजा वीर सिंह नवयुवक राजा थे और उनके 3 रानियां थीं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन सुबह का वक्त था। राजा वीर सिंह शिकार पर निकले और जंगल की ओर चल दिए। राजा वीर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जा ही रहे थे कि जंगल में एक बुजुर्ग बुढ़िया, जो कि वहमाता थी, खेत की पटरी पर बैठी मूंज की पत्तियों में गांठें लगा रही थी। राजा ने उस बुढ़िया को देखा और सोचा कि इस वीरान जंगल में यह बुढ़िया कहाँ से तो आई है और यहाँ कर क्या रही है। यह सब जानने के लिए राजा वीर सिंह वहमाता के पास पहुँचे और घोड़े से नीचे उतरकर अपने राजा होने के अहम में वहमाता से बोले, ए बुढ़िया, यहाँ इस वीरान जंगल में अकेली बैठी क्या कर रही है। तो वहमाता बोली, बेटा, मैं किसी की जोड़ रही हूँ तो किसी की तोड़ रही हूँ, किसी को मिला रही हूँ तो किसी को अलग कर रही हूँ, जो कि मेरा यही काम है। इस पर राजा वीर सिंह बोले, हम नहीं समझे, खुलकर विस्तार से बताओ। तो वहमाता बोली, बेटा, मैं संसार भर के इंसानों की जोड़ी लगा रही हूँ, अर्थात संसार भर के लोगों को जीवन साथी के रूप में किसी को मिला रही हूँ तो किसी को अलग कर रही हूँ, जो कि संसार का नियम है और मेरा यही काम है। इतना सुनते ही राजा वीर सिंह अपने राजा होने के घमंड में आकर वहमाता से धृष्टता कर बैठे और बोले, तो बुढ़िया, तेरा काम संसार के लोगों की जोड़ी लगाना है, तो तूने मेरी भी जोड़ी लगाई होगी। इस पर वहमाता बोली, हाँ बेटा, तेरी भी जोड़ी लगाई है। अच्छा, हाँ। राजा वीर सिंह ने शादीशुदा होने के बावजूद भी वहमाता से धृष्टतावश पूछा, हे बुढ़िया, तो बता, मेरी जोड़ी तूने किसके साथ लगाई है और मेरी शादी किसके साथ होगी। इतना सुनते ही वहमाता को राजा की धृष्टता को पहचानने में देर नहीं लगी और सोचने लगी कि यह राजा होने के घमंड में शादीशुदा होकर भी मुझसे जोड़ी लगाने के बारे में बातें कर रहा है, अर्थात मेरे साथ मजाक कर रहा है। ठीक है, मैं इसकी धृष्टता का उचित फल देती हूँ। ऐसा सोचकर वहमाता राजा से बोली, हे राजा, तूने मुझसे पूछा कि तेरी जोड़ी मैंने कहाँ लगाई है, तो सुन, तेरी जोड़ी मैंने तेरी पटरानी से जन्मी तेरी सगी बेटी के साथ लगाई है। तेरी शादी तेरी अपनी सगी बेटी से होगी। जा, तूने मेरे साथ जैसा भद्दा मजाक किया, मैंने वैसा ही तुझे फल दे दिया है। वहमाता के इतने वचन सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन निकल गई और वहमाता से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। तो वहमाता बोली, तू तो राजा है ना, तेरे लिए सब कुछ संभव है ना, तो जा, झुटला दे इस बुढ़िया के वचन को। राजा वहमाता की लाख मिन्नतें करने लगा और वहमाता से मिले सांप को वापस लेने की गुजारिश करने लगा। तो वहमाता बोली, हे राजा, मेरा कहा गया वचन झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन तेरे पास सामर्थ्य हो तो बचने की कोशिश कर लेना। इतना कहकर वहमाता अपने कार्य में व्यस्त हो गई और राजा शिकार खेलना तो भूल गया और उदास मन से अपनी राजधानी अपने महल लौट गया और महल में अपनी पटरानी चंद्रलेखा के पास लटके मुंह से पहुंचा। रानी ने अपने राजा को उदास और हताश जब देखा तो पटरानी चंद्रलेखा अपने राजा से बोली, महाराज, आज क्या बात है जो आप इतने नीरस लग रहे हैं। तो राजा वीर सिंह बोले, हे महारानी, मैं तुझे क्या बताऊं, आज मुझसे अपने घमंड में आकर बहुत बड़ी भूल हो गई। तो रानी बोली, कैसी भूल। इस पर राजा ने अपनी रानी चंद्रलेखा को सारा व्याख्यान सुना दिया। सारी बातें सुनने के बाद रानी चंद्रलेखा बोली, महाराज, उस अनहोनी के डर से चिंता क्यों करते हो जिसका कोई आधार ही नहीं है। अरे, जब हमारे कोई बेटा बेटी है ही नहीं तो फिर तुम्हारी दुल्हन बनेगी कैसे, और आगे भी हम किसी बेटी को जन्म लेने ही नहीं देंगे जिससे तुम्हारी दुल्हन बनने की कोई गुंजाइश रहे। राजा वीर सिंह ने अपनी रानी चंद्रलेखा की इतनी बात सुनी तो
राजा के दिमाग में बैठ गई और यह सोचकर राहत की सांस ली कि रानी ठीक कहती है कि हमारे जब कोई संतान ही नहीं है तो फिर दुल्हन कैसे बनेगी। और इस तरह राजा ने अपने संताप को दूर किया और अपने कामकाज में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और कुछ महीनों बाद उसकी महारानी चंद्रलेखा को गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने पर महारानी चंद्रलेखा को चिंता सताने लगी और अपनी गर्भावस्था पर अपनी नज़र बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रानी के प्रसव का समय नज़दीक आने लगा तो रानी ने अपनी एक विश्वसनीय बांदी को 24 घंटे अपनी देखरेख के लिए तैनात कर दिया। जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रलेखा ने रात्रि 12 बजे के आसपास एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का जन्म होते ही रानी चंद्रलेखा के होश उड़ गए और अपने पति राजा वीर सिंह की कही बातों का आधार बनता देख रानी सिहर उठी और अनहोनी से टकराने का व्यर्थ ही प्रयास करने लगी। कन्या का जन्म होते ही रानी ने अपनी बांदी को आदेश दिया कि बांदी, इस कन्या को ले जा और मेरे पति के लिए साबित होने वाले कलंक को कहीं मिटा के आ। रानी की इतनी बात सुनते ही बांदी ने कन्या को उठाया और एक हाथ में फावड़ा लिया और जंगल की ओर महल से निकल ली। महल से निकलते ही प्रजाबस्ती में पहुंची। प्रजाबस्ती से निकलकर जंगल की ओर जाने को हुई तो उसने देखा कि बस्ती के पड़ोस में सूखे गोबर के घूरे पड़े हुए हैं। बांदी ने बच्ची को लेकर जंगल की ओर जाने और किसी के द्वारा देख लेने के डर से जंगल में ठिकाने लगाने की बजाय घूरे में दफनाना अधिक उचित समझा और बांदी ने फावड़े से घूरे को खोदना शुरू कर दिया और कन्या के लिए दफनाने योग्य गड्ढा हो जाने के बाद कन्या को घूरे में दफन कर दिया और महल वापस लौट गई। महल पहुंचकर बांदी ने रानी को कन्या के बारे में सब कुछ ठीक ठीक बता दिया। रानी यह सोचकर निश्चिंत हो गई कि कन्या घूरे में दफन हो जाने के कारण कुछ ही समय में दम तोड़ देगी। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। घूरे का सूखा गोबर होने के कारण उसमें हवा का आवागमन बना रहा जिससे कन्या सांस ले सके और कन्या दम तोड़ने की बजाय जिंदा बनी रही। इधर सुबह का वक्त होता है तो घूरे का मालिक अपने घूरे को किसी किसान को बेच देता है और किसान ने घूरे को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए गधों द्वारा ढुलाई हेतु एक कुमार दंपति रामू को ठेका दे दिया। कुमार दंपति संतान न होने के कारण अपनी पत्नी के साथ उम्र के आखिरी पड़ाव पर था, जो कि संतानहीनता के चलते बहुत ही दुखी रहता था। किसान के द्वारा काम मिल जाने पर रामू कुछ गधे लेकर अपनी पत्नी के साथ घूरे को किसान के खेत में डालने चल देता है और घूरे को खोदने लग जाता है। खोदते खोदते जैसे ही कुमार दंपति का फावड़ा कन्या के करीब लगा तो कन्या ने रो दिया। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते ही रामू चौंका और बच्चे की आवाज़ पर ध्यान लगाने लगा और उसे निश्चय हो गया कि बच्चे की आवाज़ घूरे में से ही आ रही है। तो उसने फावड़े को साइड में रखा और अपने हाथों से खोदना शुरू कर दिया और आखिरकार बच्ची तक पहुंच ही गया और बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया। कन्या को बाहर निकलते ही रामू की पत्नी ने कन्या को झट से अपनी गोद में ले लिया और अपनी छाती से लगा लिया। कन्या को छाती से लगते ही रामू की पत्नी की छाती में दूध उतर आया और कन्या को दूध पिलाने लगी। ईश्वर का यह चमत्कार और संतानहीनता के चलते ईश्वर का उपहार समझकर रामू और रामू की पत्नी ने कन्या को सहज ही बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और घर ले आए और बड़े प्रेम से लालन पालन करने लगे। रामू दंपति की बेटी किरण धीरे धीरे बड़ी होने लगी और सुंदरता में सारे नगर के बच्चों को पीछे छोड़ने लगी और समय बीता तो किरण बेटी सयानी हो गई और अपने माता पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगी। किरण जब 18 वर्ष के आसपास हो गई तो एक दिन अपने माता पिता के पशुओं यानी गधों को लेकर चराने जंगल निकल गई।
किरण अपने पशुओं को चरा रही थी कि राजा वीर सिंह शिकार खेलने के बाद महल की ओर लौट रहे थे और राजा वीर सिंह ने पशु चरा रही किरण को, जो कि सुंदरता में किसी हूर से कम नहीं थी, को देखा और उस पर मोहित हो गए। और महल पहुंचकर राजा वीर सिंह ने अपनी महारानी चंद्रलेखा से किरण के बारे में बताया और कहा, महारानी, हमें पता करके बताओ कि वह लड़की कहाँ की है और किसकी है। उसने हमारा दिल चुरा लिया है और हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। पहले के समय में राजा महाराजा कई शादी कर लेते थे और रानियों को कोई ऐतराज़ नहीं होता था। इसीलिए इतना सुनते ही रानी बोली, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, बहुत जल्द हम पता करके बता देंगे। और रानी ने अपने गुप्तचरों से पता लगवाया। पता करने के बाद राजा को किरण के बारे में जैसा था वैसा बता दिया। तो राजा बोला, ठीक है महारानी, हमारे रिश्ते का प्रस्ताव रामू और उसकी पत्नी के पास भेज दो। इस पर महारानी बोली, महाराज, अब काम गुप्तचरों का नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से नाई ब्राह्मण का है, इसलिए रिश्ते का प्रस्ताव नाई और ब्राह्मण के द्वारा भेजो। अगली सुबह राजा ने अपने दरबार में नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और रिश्ते का प्रस्ताव कुमार दंपति रामू और उसकी पत्नी के पास भेज दिया। नाई और ब्राह्मण रामू और उसकी पत्नी के घर पहुंचे तो उन्होंने राजा वीर सिंह का रिश्ता उनकी बेटी किरण के लिए लेने को कहा। नाई और ब्राह्मण की बात सुनकर रामू और उसकी पत्नी बोले, महोदय, आप यह क्या बोल रहे हैं? कहाँ राजा वीर सिंह और कहाँ हम उनकी रियासत के छोटे से नागरिक, हमारी उनकी क्या समानता? इस पर नाई ब्राह्मण बोले, नहीं रामू, समानता की तो कोई बात ही नहीं है। महाराज को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, इसलिए यह प्रस्ताव महाराज की ओर से है और इसमें आपका सौभाग्य है कि आपकी बेटी का भाग्य खुलने जा रहा है और तुम्हारी बेटी जानवरों के पीछे नहीं दौड़ेगी बल्कि राजघराने में रानी बनकर राज करेगी। रामू और रामू की पत्नी अपनी बेटी के भविष्य को देखते हुए रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजा वीर सिंह किरण को दुल्हन के रूप में ब्याह कर लाते हैं और उनकी महारानी चंद्रलेखा भव्य स्वागत करती है और अपने पति राजा वीर सिंह की स्वागरात की तैयारियां करती है। शाम का समय होता है और महल के पड़ोस में बने एक दंपति नागरिक के घर में एक बकरी और एक बकरा बंधे होते हैं। बुजुर्गों से सुना है कि पहले के समय में जानवर बोला करते थे। बकरा बकरी से कहता है, हे बकरी, आज तूने एक अनर्थ होते देखा है? बकरी बोली, कैसा अनर्थ? तो बकरा बोला, हे बकरी, ऐसा अनर्थ जो कि पहले कभी नहीं हुआ। एक बाप अपनी सगी बेटी को दुल्हन बनाकर लाया है। इस पर बकरी बोली, यदि आप सच बोल रहे हैं तो इस दास्तान को मुझे पूरी सुनाइए। तो बकरे ने राजा की पूरी दास्तान बकरी को सुना दी, जिसे महारानी चंद्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसने बकरा बकरी की दास्तान का सुनना जारी रखा। बकरी ने पूरी दास्तान सुनने के बाद ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, ऐसा अनर्थ देखकर सुनकर भी हम जिंदा हैं, तो हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद हमारी बोलने की और सोचने की शक्ति हमसे वापस ले लो, जिससे हम किसी भी अपराध को ना सोच पाएंगे ना बोल पाएंगे, जिससे हमें जीने में आसानी होगी। और ऐसा सुना है कि उसी क्षण ईश्वर की मेहर से बकरा बकरी गूंगे हो गए। रानी चंद्रलेखा ने जब यह नज़ारा देखा तो समझने में अधिक वक्त नहीं लगा और समझ गई कि यह नई दुल्हन कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी है। तो चंद्रलेखा धरती माँ से प्रार्थना करने लगी, हे धरती माँ, मैं इस धरती पर क्यों जिंदा हूँ? इतने बड़े अनर्थ का बोझ मैं कैसे सहन करूँगी? इसलिए माँ, मुझे तू अपनी गोद में ले ले। रानी का ऐसा क्रंदन देख धरती माँ ने अपना सीना चीर दिया और रानी धरती माँ की गोद में बैठ गई। महल के बाकी लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो तुरंत ही राजा के पास दौड़ पड़े और राजा को सूचना दी। सूचना पाते ही राजा रानी के पास दौड़ पड़ा और अपनी रानी को धरती में समाते हुए देखा तो रानी से बोला, रानी, यह सब क्या है और मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? तो रानी बोली, महाराज, जो अपराध हमसे हुआ है, जो अनर्थ हमसे हुआ है,
उसका यह प्रायश्चित है। तो राजा बोला, कैसा अपराध, कैसा प्रायश्चित? तो रानी ने सारी दास्तान राजा को बता दी। दास्तान सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन निकल गई और बोला, महारानी, यह अपराध तुमसे अकेले नहीं हुआ, इसका मैं भी बराबर का भागीदार हूँ। इसलिए धरती माँ की गोद में तू अकेले नहीं बैठ सकती, मैं भी तेरे साथ चलूँगा और अपने द्वारा किए हुए अनर्थ का प्रायश्चित करूँगा। इतना बोलते ही राजा ने मंत्री से एक पत्र मांगा, जिस पर अपनी इस पूरी दास्तान को नसीहत के तौर पर लिखा और लिखा कि हमारे बाद हमारे राज्य को अपने पालक पिता के साथ हमारी बेटी किरण ही संभालेगी। पत्र में इतना लिखकर मंत्री को दे दिया और राजा वीर सिंह और रानी चंद्रलेखा धरती में समा गए। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।